अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हमेशा स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम आपको जो रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपको वो रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ आपको अगर स्टोरी अच्छी लगती है तो आप स्टोरी को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और क्लिक ऑन द बेल आइकन। अगर हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और फिर आप हमारे वीडियोज़ इंजॉय कर पाएँ। तो पार्ट है 25 जुनून इश्क। अब हम चलते हैं स्टोरी की जानिब। अहमद साहब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि एक्चुअली वो नुमान उसके हाथ लग क्यों नहीं रहा है, और उधर नुमान अपनी इस बात से बेजार होता है कि वो किस तरह से सिचुएशन हैंडल करे, क्योंकि नुमान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इरफा की फैमिली वालों से किस तरह डील करे, क्योंकि नुमान को भी लगता है कि इरफा ने शायद ही किसी को इस बारे में बताया हो, क्योंकि वो उसके हिसाब से इतनी झोपी रिश्तम है कि अभी तक नुमान को उसने कभी पता कुछ नहीं लिखने दिया। तो क्या वो अपनी फैमिली वालों को बताया होगा उसने? इसलिए नुमान काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। वो ये जानना चाहता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो एक बार इरफा से बात कर ले। अभी वो ये सब सोचते हुए इरफा के घर जा ही रहा होता है, तब तक अहमद के लोग नुमान की गाड़ी रोककर उसे गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं गंदी खा के। तो पहले तो नुमान वहाँ से बहुत जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जा पाता। उसे लगता है कि उसकी आफियत इसी में ही है कि वो गाड़ी से बाहर निकल कर इन लोगों से बात करने की कोशिश करे। जैसे ही वो बाहर गाड़ी से निकलता है, वैसे उसके सर में पिस्तौल से मार के उसे बेहोश कर दिया जाता है और नुमान अहमद साहब के पास पहुंच जाता है और फिर वो हो जाता है किडनैप। और उधर जो फ़ोन होता है नुमान का वो पहुंच जाता है अहमद के पास, और फिर इरफा जब कॉल्स कर रही होती है तो कॉल सीधी नुमान के पास तो जाती है, लेकिन वो फ़ोन अहमद साहब के हाथ होता है। और इरफा कॉल करके उसे बोल रही होती है कि ना, आपकी अम्मी काफ़ी परेशान हो रही है, शाम तक प्लीज़ आप पहुंच जाइएगा घर पर, ठीक है? तो वो ये सुनकर कॉल बंद कर देता है। तो इरफा कहती है ये अजीब है, इसने मेरी कॉल बंद कर दी, पूरी बात भी नहीं सुनी। तो अहमद अपने फ्रेंड से कहता है हम इसे वापस छोड़ के आते हैं, पर भाई हमने इतना मुश्किल से इसे अगवा किया है, अब आप चाहते हो कि हम इसे बाहर छोड़ दें? और अगर इसे छोड़ना ही था तो हमने अगवा क्यों किया? क्योंकि इरफा ने कहा है इसे घर पहुंचना है तो इसे पहुंचना है। भाई एक तो आपके बदलते रवैयों से हम परेशान हो चुके हैं। पहले तो आपने कहा कि नुमान को हमें किसी भी हालत में अगवा करना है, हमने इतनी मुश्किल से पूरा दिन लगा के उसे अगवा किया भी, तो अब आप चाहते हैं हम उसे छोड़ दें? और अगर हमने उसे छोड़ दिया तो फिर क्या वो कंप्लेन नहीं करेगा किसी चीज़ के बारे में? कंप्लेन तो वो तब करेगा ना जब उसे कुछ याद रहेगा। मतलब ये कि अब तो वो सीधा आंखें अपने घर पर ही खोलेगा। मतलब मैं तुझे सब समझाता हूँ। तो उसके बाद अहमद अपने दोस्त के साथ कुछ बातें करता है और उसके बाद वो उन लोगों को कहता है कि तुम इसे सही सलामत उसके घर फला जगह छोड़ना। तो अहमद जो होता है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा सोच रहा होता है, क्योंकि अहमद नहीं चाहता था कि इरफा ने कुछ कहा और वो उसके लिए ना कर पाए, इसलिए वो नुमान को वापस उसके घर भेज देता है। जब नुमान अपने घर में आधी अधूरी होश वाली हालत में पहुंचता है तो देखता है कि इस घर में सारे फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं और उसकी दगादो कर रहे हैं। सबको यही लग रहा होता है कि ज़्यादा टाइम सोचने की वजह से या फिर कमज़ोरी की वजह से उसे चक्कर आ गए थे, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। अब देखना ये होता है स्टोरी में कि इरफा क्या सोच रही होगी। तो इरफा जब अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई होती है, बातें बातें कर रही होती है, तो उसे पता चलता है कि जो नुमान है वो घर तो आ गया है, लेकिन उसकी तबीयत सही नहीं है। तो फिर डॉक्टर जब उसका चेकअप करता है तो कहता है नहीं इसे चक्कर आ गए थे ये वो, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि ये जो डॉक्टर है वो भी प्री प्लान था, और वो भी अहमद साहब का ही रचा हुआ एक प्लान था। सबको यही लग रहा होता है कि शायद नुमान ज़्यादा ही स्ट्रेस में गाड़ी चला रहा था, इसलिए उसको चक्कर आता है, बेहोश हो गया वो। लेकिन किसी ने भी इस लॉजिक के साथ सोचने की कोशिश नहीं की। पर इरफा जो उसकी फ्रेंड थी फ़रा, उसने कहा कि अगर कोई इंसान गाड़ी चलाता है, उससे गाड़ी चलाते चक्कर आ भी जाए, मिसाल तौर पहले तो ऐसा होता नहीं है, अगर ऐसा हो भी जाए तो बंदे की गाड़ी जो होती है वो डैमेज हो जाती है, और नुमान की गाड़ी का ही अता पता नहीं है। अरे हो सकता है उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? कभी तो अच्छा सोच लिया करो ना। तुम क्यों चाहती हो कि नुमान की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता? अरे हो जाता ना तो बिल्कुल अच्छा होता, लेकिन अगर एक्सीडेंट हुआ भी होता ना, वहाँ फ़रा कह रही अगर एक्सीडेंट हुआ भी होता तो थोड़ी ना चोट लगती ना उसे, थोड़ी सी आगे से सर में, लेकिन उसे तो कहीं चोट नहीं लगी है, वो बिल्कुल सही उस साल में
जब डॉक्टर इरफ़ा की बात सुनता है पहले तो उसे हंसी आती है, फिर वो अपनी हंसी रोककर वो संजीदा हो जाता है और फिर उसे कुछ दवाइयाँ लिख के देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है बिना अपनी फ़ीस लिए। तो सबको ये अटपटा लगता है। फिर वो कहता है नहीं नहीं, हमें फ़ीस तो किसी ने पहले ही दे दी थी। तो इरफ़ा को ये भी अजीब लगता है कि मतलब डॉक्टर साहब को पहले ही किसी ने फ़ीस दे दी थी, ये तो कभी कतई अजीब बात है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कभी तो मतलब वो भी सोच लिया कर ना, क्या कहते हैं वो, पॉजिटिव सोच लिया कर, हमेशा नेगेटिव क्यों सोचा करती है। वो कहती है अच्छा मैं हमेशा पॉजिटिव नहीं सोचती हूँ, मैंने कितना पॉजिटिव सोचा, कभी हुआ मेरे साथ पॉजिटिव। तो नुमान की जो अम्मी होती है ना फ़ौरन उसकी नज़र उतारना शुरू कर देती है। वो कहती है कि पता नहीं मेरे बेटे को किसकी नज़र लग गई है। तो फिर उसके बाद फ़राह और इरफ़ा दोनों रूम में चली जाती हैं क्योंकि ख़ानदान वालों का अच्छा खासा मूड ख़राब हो चुका होता है। लेकिन जो नुमान की सिस्टर होती है वो कहती है चलो हल्ला गुल्ला करते हैं, खाना वाना खाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करते हैं, क्यों इतना तुम लोगों ने टेंस हो गए हो, सब ठीक ही है तो है, भाई भी तो वापस आ गए हैं। तो जब नुमान थोड़ा सोचने की कोशिश करता है, उसे थोड़ा बहुत याद आता है, लेकिन फिर वो ये सोचता है अभी मैं इन लोगों को बताऊंगा और फिर ये सब टेंस हो जाएंगे, तो मैं किसी को टेंस करना नहीं चाहता। और ऊपर से मुझे इरफ़ा से भी कुछ बात करनी थी। लेकिन उस वक्त इतना हल्ला गुल्ला मचाया होता है नुमान की सिस्टर ने, तो कोई भी किसी से कुछ पूछ नहीं पाता, सब खुशी से निढाल होते हैं। पहले जो नुमान होता है ना वो अपनी अम्मी को कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन नुमान की अम्मी कहती है कि बेटा पहले हम खाना वाना खा लें और शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। नुमान को वक्त ही नहीं मिलता कि वो अपनी अम्मी से कुछ बात कर पाए। और फिर उधर इरफ़ा रूम में बैठी हुई सोच रही थी और अपनी फ्रेंड को ये बोल रही थी अजीब था, मैंने नुमान को कॉल की थी, उसने मेरी बात उनके कॉल बंद कर दी थी, मुझे कोई रिप्लाई तक नहीं दिया। नुमान अगर गुस्सा था तो वो चीखता चिल्लाता जैसा कि वो हमेशा करता है, इस पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया। तो उसकी फ्रेंड फ़राह कहती है अरे यार तो आम था ना, तो पेड़ क्यों गिर रही है। हो सकता है इरफ़ा को ये चीज़ें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी, उसको कुछ अटपटा सा फील हो रहा था। एक अनजाना सा खौफ इरफ़ा को खाए जा रहा था। ना जाने इरफ़ा को ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई ऐसी चीज़ है जो उसके सामने नहीं है, लेकिन चीज़ ज़रूर है, कुछ तो है। लेकिन इरफ़ा फाइंड आउट नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो शायद फाइंड आउट करना भी नहीं चाहती थी, शायद वो डर रही थी सच से। उसे कहीं ना कहीं दिल में ऐसा भी लग रहा था एक पल के लिए कि कहीं वो अहमद तो नहीं। लेकिन फिर दूसरी टाइम उसने झटक दिया खुद को कि मतलब ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। अब नुमान बाहर अपनी फैमिली वालों के साथ बैठा हुआ था और वहाँ शादी की डेट फाइनल हो रही थी। और अहमद ने जो डॉक्टर वहाँ भेजा था, उस डॉक्टर ने सारी डिटेल्स जो उसने देखी उसने जाके अहमद को बता दी कि वो सारे उसकी फैमिली वाले बैठे हुए थे और उसकी शादी की डेट फाइनल कर रहे थे। और जब अहमद उस बातों से बाहर निकलता है कि इरफ़ान ने उससे कुछ कहा, कुछ मांगा कि मतलब ये वो, तो फिर उसे पता चलता है। तो फिर अपने दोस्त को कहता है तुमने उसे छोड़ क्यों दिया। वो कहता है भाई तूने ही तो कहा था उसे छोड़ दे, तुम्हारा थोड़ी ना पता चलता है, तुम्हारा एक्चुअली प्लान क्या है, तुम तो हमें थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें बता रहे हो, अब जितना तुम बता रहे हो उतना कर रहे हैं। इन लोगों ने कहा भी था हाँ भाई आप ही ने तो कहा था उसे छोड़ दो, हम इतनी मेहनत और मशक्क़त के साथ उसे यहाँ ले आए थे और आपने कहा उसे छोड़ दो, सही सलामत घर छोड़ा और फिर ये नाटक करना पड़ा। और फ़ीस वाला तुमने बोला क्यों नहीं कि हाँ मैं फ़ीस लूँगा, अब वो लोग शक करेंगे तो। अरे किसी ने भी शक नहीं किया क्योंकि सब डर गए थे। और इरफ़ा वो तो कुछ ज़्यादा ही तफ्शीश करने पे शुरू थी, लेकिन फिर मैं वहाँ से चला गया। अब अब कुछ नहीं, अब इरफ़ा की शादी फ़ाइनल डे भी डिसाइड कर लेंगे वो। अब क्या करोगे तुम अहमद, जो काम तुमने करना था तो तुमने किया नहीं, तुमने सारी बैंड बजा दी उस काम की। अब तुम्हें ये लगता है कि इरफ़ा तुम्हें मिल जाएगी, अच्छा खासा गेम चल रहा था, तुमने सारा गेम ख़राब कर दिया अहमद। पता नहीं क्यों तुम बात समझते नहीं हो, तुम्हें इरफ़ा चाहिए या इरफ़ा नहीं चाहिए, पहले एक बार डिसाइड कर लो फिर हमें बुलाना किसी प्लान के लिए। तो वो अपनी फ्रेंड का फ़ौरन गिरेपन पकड़ता है। उस वक्त मैंने इरफ़ा की आवाज़ सुनी थी, तुझे पता है कितने दिनों बाद मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी, और उसने मुझसे मासूमियत से सिर्फ इतना कहा कि नुमान की अम्मी परेशान हो रही है। हाँ अगर तुम किसी को अगवा करोगे तो उसकी अम्मी परेशान ही होगी, और क्या होगा। और तुमने अहमद को, और अहमद जब अपनी फ्रेंड को बोलता है ना कि यार तुझे पता है बचपन में जब मैं रोता था ना अम्मी के लिए और मेरे पास मेरी अम्मी नहीं होती थी ना, तो तुमने नहीं देखी तब मेरी हालत, मैं कभी इतना बुरा नहीं था, हमेशा अच्छा था, लेकिन कभी मेरी अच्छाई मुझे काम नहीं आई। मैं हमेशा अच्छा की तरह बनता रहा और कोई भी मेरे साथ हमेशा कभी भी अच्छा नहीं करता था। और इरफ़ा
वो बहुत अच्छी इंसान है, मैं उसके साथ कभी बुरा नहीं कर सकता। और जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी कि वो चाहती थी कि नुमान घर आ जाए, तो इसलिए मैंने नुमान को वापस भेज दिया। अब भेज दिया तो भेज दिया भाई, लेकिन अब प्लान क्या है? अब तो चंद दिनों में उनकी शादी हो जाएगी, फिर तू क्या करेगा? तू देखता रह जाएगा। ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं देख सकता इरफा को किसी के साथ। हाँ तो दूल्हा जब तूने किडनैप कर लिया था तो तूने फिर वापस क्यों किया? अब तू क्या कर सकता है? क्या कर सकता हूँ मैं? फिर अहमद पागलों की तरह हंसना स्टार्ट कर जाता है और वो बोलता है, मैं क्या नहीं कर सकता? मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। शादी से 1 मिनट पहले अगर दुल्हन ही ना रही तो शादी कैसे होगी? मतलब तू करने क्या वाला है? तू इरफा के साथ कुछ करने वाला है? नहीं, इरफा के साथ मैं कुछ करने का सोच भी नहीं सकता। उसको तो मैं हर्ट कर ही नहीं सकता। तो तू नुमान को हर्ट करेगा? नहीं, मैं उसको भी हर्ट नहीं करूँगा। तो फिर तू करने क्या वाला है? मैंने इरफा को पहले ही कॉल करके बता दिया था, वो अपनी शादी की डेट मुझे ज़रूर बताए, और अगर उसने नहीं बताया तो मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूँगा। मैं भी कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, अहमद टेक्सटाइल का मालिक हूँ मैं। और हाँ, इतनी आसानी से कोई मेरे हाथ से नहीं जा सकता, ना इरफा, ना मेरा ये ख्वाब कि मुझे मेरी ज़िंदगी वापस चाहिए। अहमद अब ये जान चुका था कि प्यार से उसे इरफा नहीं मिलनी, लेकिन अब उसे अपना वो रूप दिखाना था तो उसका था। शायद उस रूप से उसका फ्रेंड भी डरता था। और फिर अहमद फ़ौरन अपनी ड्रेसिंग चेंज करके आया, कपड़े वपड़े चेंज करके आया और अपने दोस्त को फ़ौरन बोलने लगा, चल भाई अब हम चलते हैं थोड़ा शहर की गलियों में घूमने। उसका दोस्त जानता था कि अहमद जब भी नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करता है तो वो किसी को फंसा देता है, और अब भी अहमद कुछ बड़ा ही सोच रहा था, इसलिए वो इस तरह बच्चों जैसे हरकत करने पे तुला हुआ था। अहमद का फ्रेंड कहता है कि देख, तेरी क्रश की शादी होने वाली है और तुझे स्टेज से पार्टों की पड़ी है, और उधर इरफा की शादी की डेट फाइनल हो चुकी होती है। महीने की 30 तारीख उसकी शादी होती है और वो भी उसी महीने। मतलब उसके पास तकरीबन 4 दिन ही थे। चौथा दिन शादी वाला दिन था, क्योंकि उस दिन तो 26 तारीख थी और वो भी दिसंबर की। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था उस वक्त फ़राह को जब उसने ये डेट सुनी। तो इरफा ने अपनी अम्मी से कहने की कोशिश की तो अम्मी कम से कम 1 हफ़्ते ज़्यादा का टाइम दे दी थी। बेटा जो उन लोगों ने पूछा और मैंने कह दिया 26 से, बाकी 30 को हम कर लेते हैं, तो क्या मसला है फिर? अम्मी आपने मुझे बता रहे हो या मुझसे पूछ रहे हो? नहीं बेटा, मैं तुम्हें इस बार बता रही हूँ। नुमान के साथ जो हुआ है ना, उसके बाद नुमान की अम्मी बहुत डर गई और वो चाहती है कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है बेटा कि कोई है जो नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी हो, और वो भी नुमान से। तो फ़राह फ़ौरन ही बोलती है, खाला मुझे लगता है वो अहमद साहब ही होंगे। क्यों खाला? तो फिर इरफा उसे मारने लगती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। फिर वो चुप कर जाती है और वह कहती है कि तुम्हारी बातें मैं ना कल आके सुनूंगी, आज के लिए इतना काफ़ी, मैं घर जा रही हूँ। फ़राह ये सब कुछ बोल के घर जा चुकी होती है। उधर इरफा सारी रात नींद नहीं सो पाती इस दुख में कि अब उसकी शादी इसी हफ्ते में है, और वो भी उसके पास कम से कम 3 दिन बचे थे, क्योंकि चौथा दिन तो शादी का दिन था। अब उस 3 दिनों में से भी 2 दिन उसके किसी इवेंट के नहीं थे, बाकी जो 2 दिन थे उसमें इवेंट था। मायूं मेहंदी एक दिन, दूसरे दिन सीधा सादा सा निकाह, और फिर उसी दिन रुखसती। अब इरफा बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, वो ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इरफा नहीं जानती थी आगे उसके तकदीर में क्या लिखा है और वो क्या मोड़ लेने वाली है। और अहमद साहब जब वो कैमरा ऑन करके ये सब कुछ चेक कर रहे होते हैं, सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स, तो उसे ये पता चल जाता है, क्योंकि इरफा की मम्मी वो सब कुछ उसे रूम में बोल रही होती है और वो रूम में सब देख कर सुन चुका होता है। और अहमद ये सारी बातें सुनकर उसे बहुत ज़्यादा खौर उठती है और वो गाड़ी तेज़ भगाना शुरू कर देता है। और जब उसका फ्रेंड कहता है कि गाड़ी थोड़ा हल्के से चलाओ, तो वो अपने फ्रेंड को फ़ौरन ही बोलता है कि वहाँ मेरी ज़िंदगी मौत में तब्दील हो रही है, तो उससे बेहतर नहीं है कि मैं खुद मर जाऊँ। उसका फ्रेंड उसे यकीन दिलाने की भरपूर कोशिश करता है कि तुम्हारी शादी मैं इरफा से ही करवाऊँगा, बस इस वक्त मुझे मारने का प्लान ना रद्द कर दे। वो कहता है कि अगर मेरी इरफा नहीं हुई ना, तो मैं खुद तो मरूँगा, तुझे भी सामने मार दूँगा। क्योंकि अहमद था ही ऐसा, या तो वो चीज़ उसे चाहिए, या तो वो चीज़ से नहीं मिली तो किसी भी को नहीं मिलनी चाहिए। और अगर वो इस चीज़ को हासिल नहीं भी कर पाया तो वो नाकाम होकर ज़िंदगी जीना नहीं चाहता था, वो अपनी ज़िंदगी का एंड कर देना चाहता था। और अब इरफा, जिसका एक दिन तो गुजर ही चुका था, दूसरे दिन उसकी फ्रेंड आ गई थी कि चलो पार्लर चलती है।
और इरफ़ा नहीं जानती थी उसी दिन उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इरफ़ा अपनी फ्रेंड के साथ पार्लर गई और वहीं अहमद के लोग भी वहाँ खड़े थे और जैसे ही अहमद का कॉल आया तब गाड़ी रुकी और फिर